Hello students, how are you all? All okay? आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जो है भगत सिंह के पत्र। तो भगत सिंह ने समय समय पर जेल से अपने हितैषियों को पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उनकी देशभक्ति, त्याग और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ भावना का परिचय मिलता है। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को 1929 में असेंबली में बम फेंका था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने आप को कैद करवाया था। उनका आदर्श प्रत्येक भारतवासी के लिए अनुकरणीय है। केवल 23 वर्ष की अवस्था में यानी 23 इयर्स की आयु जो है उसमें उन्होंने आजादी की राह दिखाने वाले इस वीर को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। तो इनके ये पत्र जो हैं इनकी अनूठी देशभक्ति की मिसाल है ना। पत्र पहले के जमाने में मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो क्या करते थे, एक दूसरे को समाचार पहुंचाने के लिए पत्र लिखते थे। है ना। तो पहला जो पत्र है ये है पिता द्वारा विवाह तय कर दिए जाने की सूचना मिलने पर भगत सिंह द्वारा भेजा गया पत्र। उनके पिताजी ने उनके विवाह के संबंधित लिखा था, तो उसका जवाब देने के लिए इन्होंने पिताजी को पत्र लिखा है। आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख व आश्चर्य हुआ। जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए तरह तरह से विवश किया जाएगा, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से परीक्षा पास कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे सफलता मिलेगी। साथ ही आपकी आज्ञा न मानने का मुझे अत्यंत दुख है, किंतु विवाह का बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देगा। इसलिए मैं विवश हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस दुष्टता को क्षमा कर देंगे। आपका पुत्र भगत सिंह। तो इस पुत्र में जब उनके पिताजी ने उन्हें विवाह के बारे में लिखा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्र सेनानी, है ना। तो उन्हें अभी शादी नहीं करनी थी, वो तो देशभक्त थे। तो वो कहते हैं कि मुझे विवाह करना ही नहीं है अभी। मुझे पता था कि मुझे विवश किया जाएगा यानी मजबूर किया जाएगा शादी के लिए, पर इसीलिए मैं यहाँ से अन्यत्र जा रहा हूँ। अन्यत्र यानी दूसरी जगह जा रहा हूँ। और आपके आशीर्वाद से मैंने परीक्षा भी पास कर ली है और मैं आशा करता हूँ कि मुझे सफलता भी प्राप्त होगी। और साथ ही मुझे ये भी दुख है कि आपकी आज्ञा मैंने नहीं मानी, पर अगर मैं विवाह के बंधन में बंध गया तो मेरे सारे कार्यक्रम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं विवश हूँ। विवश यानी लाचार हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इस धृष्टता यानी अशिष्टता को
क्षमा कर देंगे। भगत सिंह। और अब दूसरा पत्र जो है उसमें उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को लिखा है पत्र, अपने सहयोगी को। वो जेल में थे, सेंट्रल जेल लाहौर। देखो, लाहौर की जेल में थे और वहां से वो पत्र लिख रहे हैं उनके दोस्त को। प्रिय भाई, मुझे आज सजा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतजार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। ये लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से फांसी से बच जाए, लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, है ना। तो इन्होंने अपने सहपाठी, सहयोगी, साथ में रहते थे ना, ये हरदम इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, है ना। असेंबली में भी इन्होंने उनका साथ दिया था, बटुकेश्वर दत्त। तो इनको लिख रहे हैं कि मुझे आज फांसी की सजा सुनाई दी गई है और मेरे साथ जो हैं उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐसे बहुत सारे मुजरिम हैं, पर वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग फांसी से बच जाए। पर मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो मैं बेसब्री से, यानी आतुरता से, मैं राह देख रहा हूँ कि कब मुझे फांसी लगाएंगे। मैं अपने आदर्शों के लिए फांसी के तख्ते पर भी चढ़ने को तैयार हूँ। ऐसा सौभाग्य तो मुझे पता नहीं कब मिलेगा, और मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। मुझे फांसी की सजा मिली है, मगर तुम्हें उम्र कैद। मुझे तो फांसी की सजा मिली है और तुम्हें मिली है उम्र कैद। उम्र कैद यानी क्या होता है? मतलब जिंदा जब तक रहेंगे तो जेल में ही रहना है। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर मेरे भाई दुनिया को यह दिखा देना कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। मैं तो मर जाऊंगा, पर तुम तो जिंदा रहोगे ना, तो दुनिया को दिखा देना कि जो क्रांतिकारी हैं मर तो सकते हैं, पर जिंदा रहकर भी यातनाओं का मुकाबला कर सकते हैं। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेल की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं, है ना। जेल में तो बहुत यातनाएं मिलती है, खाना भी नहीं मिलता और अंधेरी काली कोठरी में रहना पड़ता है, तो बहुत सारी यातनाएं होती है ना। मारते हैं वहाँ और बहुत दुख देते, खाना नहीं देते हैं, नहाने को भी नहीं कुछ होता है, कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो इसलिए वे उनसे कह रहे हैं कि अंधेरी कोठरियों में रहकर भी घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों को हम सहन कर सकते हैं, क्रांतिकारी जो हैं। अब तीसरा पत्र है। अब फांसी के एक दिन पहले उनके कैदी साथियों को वो लिख रहे हैं, 22 मार्च 1931 को, कि साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद या पाबंद होकर जीना चाहता हूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और
क्रांतिकारी दलों के आदर्शों व कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं उठ सकता हूँ। मैं एक क्रांतिकारी हूँ और क्रांतिकारी दलों के आदर्श व कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा लिया है। मैं सबसे परे हो गया हूँ और इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं उठ सकता। हरगिज यानी कभी नहीं। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। मध्यम यानी धीमा पड़ जाएगा। प्रतीक चिन्ह यानी पहचान चिन्ह संभवत मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों की भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। इसका मतलब है कि दिलेराना ढंग से यानी वीर बनकर हंसते हंसते मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो हिंदुस्तान की जितनी माताएं हैं वे अपने बच्चों से कहेंगी, मेरा उदाहरण देगी कि तुम भी भगत सिंह की तरह बनो और प्रार्थना करेगी कि देश की आजादी के लिए ऐसे वीर पैदा हो मेरी कोख से। और इतनी संख्या उनकी बढ़ जाए कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद यानी अन्य देशों को अपने अधिकार में लेना और उन पर शासन करना या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। इतनी हिंदुस्तानी माताएं खुश हो जाएगी। हाँ, एक और विचार मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, हसरतें यानी इच्छाएं, जो मेरे दिल में इच्छाएं थी देश के लिए करने की, उनका 1000वां भाग भी मैं पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मुझे मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। अगर मुझे थोड़ा मौका मिल जाता जिंदा रहने का तो मुझे यह अवसर मिल जाता और मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं है। मैं फांसी से बचना नहीं चाहता हूँ। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल तो मुझे स्वयं पर गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम घड़ी का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह। वो लिखते हैं, मुझे मरने से कोई गम भी नहीं और ना ही डर है और ना ही मुझे कोई जीने की लालच है, पर मुझे तो इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है और मैं कामना करता हूँ कि ये घड़ी नजदीक आ जाए। समझ में आ गए पत्र? ओके देन, चैप्टर कंप्लीट।